हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का टॉप 20 एमसीक्यूज को करने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों का सीबीएसई और जेक दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे सवाल प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो देखिएगा, पहला सवाल आपको क्या दिया है। देखिए, सवालों को करिएगा तो आपका चैप्टर का रिवीजन भी साथ में होते रहेगा। बाकी हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू सीरीज को अक्टूबर और नवंबर से आप लोग का लॉन्च कर देंगे फ्री में। आप लोग को अक्टूबर और नवंबर से आपका इस बार जो एमसीक्यूज आपको 25 करके पूछा जा रहा है, उसके लिए आप लोग को सीरीज मिल जाएगा। तो आप जुड़े जरूर रहिएगा इस चैनल के साथ। बाकी आप पहला सवाल को देखिए। पहला सवाल आपको क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे क्या करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, हम उसको बोलते हैं कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं? तो आप बोलोगे 4 पढ़े हैं। जिसमें से पहला क्या होता है? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट से रिलेटेड आपका टॉपिक है। देखिए, लाइट, आप लाइट वाला चैप्टर में इसको पढ़िएगा फिजिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। बाकी ये तीनों, रिलेटिव लोडिंग, डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। क्या बोलता है सेकेंड नंबर सवाल में कि ए सॉल्यूशन दैट ओबेज राउल्स लॉ, वह सॉल्यूशन जो राउल्स के नियम को ओबे करे, पालन करे, हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो आपका राउल्स का लॉ का ओबे करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलिएगा, और जो नहीं करेगा हम उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे आप लोग 2 टाइप्स पढ़े होंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक पढ़े हैं आप नेगेटिव डेविएशन। इस पे भी आपको सवाल पूछता है। सारे टॉपिक्स आपको करवाए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट पे मेरे जाइएगा तो वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक का क्लास मिल जाएगा इस चैप्टर का। चलिए अब आप नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। तीसरा नंबर क्या बोलता है? द वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर NaCl इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली। मतलब जब एक NaCl को जब आप पानी में मिला दीजिएगा, NaCl को वाटर में मिला दीजिएगा, पानी में, ये आपका नमक है, कॉमन सॉल्ट। तो इसको जैसे ही पानी में आप मिलाइएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, आपका टूट जाएगा कैटायन और एनायन पे। ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है। अब वांट ऑफ फैक्टर जो होता है, वांट ऑफ फैक्टर ये आपका निकलता कैसे है? तो वांट ऑफ फैक्टर का आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब जैसे NaCl आप अगर पानी में दीजिएगा तो उसके बाद में जो नंबर होगा डिवाइडेड बाय उसके पहले जो नंबर था। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स है? देखिए, एक Na और एक Cl, तो बाद में आपका 2 है और पहले कितने पार्टिकल्स थे? तो 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले कितना था? NaCl 1 था, जिसमें से आपको एक Na प्लस और एक Cl माइनस मिल चुकी है। तो I का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो 2/1 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 2 होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका सही आंसर वो 1 हो जाएगा। इस टाइप से वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। बाकी अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर के लिए, आपको अगर वांट ऑफ फैक्टर को पूरा डिटेल में समझना है तो फिर आप जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में इस वीडियो को ज़रूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार यहाँ से सवाल आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद चलिए आप चौथा नंबर सवाल को देखिए। क्या बोल रहा है कि विच यूनिट यूज्ड फॉर मोलालिटी। मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल। मोल का मतलब n, किसका मोल? सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास यानी W, किसका मास लेना है आपको? सॉल्वेंट का मास लेना है, लेकिन किस में? kg में। तो ये होता है मोलालिटी का मतलब, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब इसका कौन सा यूनिट बोलिए? मोल का यूनिट क्या होगा? तब बोलिएगा मोल होगा सर। और मास का क्या होगा? तो आप बोलिएगा केजी होगा। तो मोल पर केजी जो होगा वो आपका यूनिट है किसका? मोलालिटी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मोलालिटी आपका कंसंट्रेशन टर्म है। अब कंसंट्रेशन टर्म से आपको सवाल ज़रूर पूछते हैं। कंसंट्रेशन टर्म आप लोग को कहाँ कहाँ से सवाल आपसे पूछता है? जैसे कि आपको पूछ सकता है, यहाँ पे मोलालिटी था तो आपको मोलारिटी पूछ सकता है। मोलारिटी के बाद आपको मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है। मोल फ्रैक्शन के बाद आपको पूछ सकता है नॉर्मालिटी। तो इन सारी चीज़ें को आपको याद ज़रूर रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप अगर किए हैं तो आप जान ही रहे होंगे कि ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल ज़रूर पूछते हैं। चलिए इसके बाद आप देखिए 5वां नंबर सवाल क्या है कि व्हेन
two liquids are completely miscible the resulting solution is। अगर आपके पास दो लिक्विड है और दोनों लिक्विड एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से अगर मिल जा रही है, मिक्स हो जा रही है, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा आप उसको क्या बोलिएगा? कोलाइडल बोलिएगा, सस्पेंशन बोलिएगा, होमोजेनियस बोलिएगा, समांगी बोलिएगा, या फिर आपको देख लेते हैं चौथा नंबर ऑप्शन क्या दिया, हेट्रोजीनियस, विसमांगी। क्या बोलिएगा आप? अगर आपका दोनों लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल है तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं? तो आप बोलते हैं होमोजीनियस, समांगी। जो पूरी तरीके से मिल जाती है हम उसको होमोजीनियस बोलते हैं। इजी सवाल था, आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए आप, छठा नंबर सवाल क्या बोला है? द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है जब हम एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को क्या करते हैं? एक वोलाटाइल सॉल्यूट में मिला देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक पानी है और पानी आपका उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसमें अगर आप एक नमक मिलाइएगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे NaCl, नॉन वोलाटाइल का मतलब जिसका वेपर ना बने। अब नमक का तो वेपर नहीं बन सकता है, तो अगर आप उसको मिला दीजिएगा तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। हो सकता है 102 डिग्री पे उबलना चालू करे, 103, 104, 105, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बढ़ेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका मोलालिटी। मोलालिटी यानी स्मॉल m, जो कुछ देर पहले ही आपको बताए हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म और आपका राउल्स का लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्यूशन चैप्टर के कभी मिस मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को अब देखिएगा, 7वां नंबर क्या बोल रहा है? इफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर द सॉल्यूशन इज। सिंपल में देखिए क्या बोल रहा है कि 1 मोल ग्लूकोज है जिसको घुलाया जा रहा है 1 kg वाटर पे। तो सॉल्यूशन को आप क्या बोलिएगा? एक मोलल बोलिएगा, मतलब एक मोलालिटी बोलिएगा, या एक मोलर बोलिएगा, 1 मोलारिटी बोलिएगा, या एक नॉर्मल बोलिएगा मतलब नॉर्मालिटी, या 1n। दोनों सिंबल ये एक ही है, COD, n का मतलब भी नॉर्मालिटी होता है। तो आप क्या बोलिएगा? यहाँ पे आपको ये पूछा है तो आप सिंपल में जान रहे हैं क्या है यहाँ पे कि 1 मोल ग्लूकोज को घोल दिए हैं 1 किलो वाटर पे। तो यहाँ पे मोल है, यहाँ पे आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो आप मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट का रिलेशन अभी बताए कि वो कहाँ से मिलता है? तो मोलालिटी, स्मॉल m। 1 मोल घुला हुआ है कितना पे? 1 kg पे। तो इसका आप क्या पढ़िएगा? 1 मोल पर केजी पढ़िएगा आप इसको, 1 मोल पर केजी। तो यही तो आपका मोल पर केजी किसका यूनिट है? मोलालिटी का। तो सही आंसर क्या होगा? 1 मोलल होगा। 1 मोलल का मतलब क्या है? 1 मोलल का मतलब है आपका 1 मोल घुला हुआ है 1 किलो में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 8वां नंबर देखिए, अभी आप लोग को जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, इससे पहले भी आप लोग को फिजिक्स का हम क्या कर दिए कि पहला चैप्टर फिजिक्स का, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, तीनों का MCQ दिए। अब ये जो MCQs हम आपको अभी दे रहे हैं ये MCQ सिर्फ रिवीजन के लिए है, सिर्फ रिवीजन के लिए है। आप जैसे ही इन सवालों को करने सक जाइएगा उसके बाद हम आप लोग को कुछ ही महीना बाद से जो आपका MCQs का जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करवाएंगे। तो जिनको इजी लेवल पता है उनके लिए रिवीजन इजी हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है वो सीखिए, जाकर के चैप्टर्स को पहले क्लियर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल 8वां नंबर क्या बोल रहा है कि इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट यानी बहुत पतला सॉल्यूशन है, उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई बोलते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सब इजी सवाल डायरेक्टली पढ़े हुए हैं तो इसमें हम ज़्यादा समझ नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे समझाना होगा वहाँ पे जरूर समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल 9 नंबर को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। कौन ज़्यादा आपका मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दिखाएगा? यहाँ में से ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? देखिए अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ज़्यादा या कम जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा आई, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर अगर किसी का ज़्यादा है तो वहाँ पे उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। अगर किसी का वांट ऑफ फैक्टर कम है तो उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी क्या आएगा? कम आएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, चलिए किसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या चेक करिए? कंसंट्रेशन, मात्रा देखिए, अमाउंट सबका सेम है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ठीक है, सबका सेम है। उसके बाद बोलिए आप कि NaCl का वांट ऑफ फैक्टर अभी निकाले थे, आई का मतलब आपको पता है कि NaCl कैसे टूटेगा? Na+Cl-। तो कितने पार्टिकल्स बाद में हो जाएगा? 2 टूट जाएगा 2 में, पहले एक था, वांट ऑफ फैक्टर 2 आएगा NaCl के लिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ये आपका यूरिया होता है, ठीक है।
और यूरिया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब जो आपका पानी में डिसोसिएट नहीं होता है। बाकी तीसरा नंबर सवाल देखिए, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी आपका पानी में ब्रेक नहीं करता है, तो इसके लिए भी जो वन ऑफ फैक्टर आएगा वो वन ही आएगा। यूरिया के लिए भी वन आएगा, यहाँ पे टू आया हुआ है, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा, टूटेगा नहीं, बाद में भी एक होगा, पहले भी एक रहेगा, कट जाएगा, आंसर वन आएगा। बाकी आपका बच रहा देखिए चौथा नंबर सवाल, डी नंबर। यहाँ पे देखिएगा डी नंबर ऑप्शन जो है ना यही सही है, क्योंकि यहीं पे आपका क्या आएगा, वन ऑफ फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा आएगा। देखिए BaCl2 कैसे टूटेगा, हमको पता है कि Ba पे 2 प्लस होगा और Cl आपका दो ठो निकल जाएगा, 2Cl माइनस, क्योंकि दो ठो प्लस में दो ठो माइनस चाहिए, तो यहाँ पे Cl में तो एक माइनस होता है, तो 2Cl में 2 माइनस होगा, तो कितना पार्टिकल्स हो रहा है देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, तो बाद में 3, पहले एक, आंसर 3 आएगा। तो वन ऑफ फैक्टर आपका ऑप्शन नंबर डी BaCl2 के लिए ज़्यादा आएगा, तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप देखिए 10 नंबर क्या बोल रहा है, Which one shows negative deviation from राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि हम अगर राउल्स का लॉ का यूज़ करके या फिर राउल्स का लॉ का यूज़ करके हम अगर किसी चीज़ का मोलर मास निकाल रहे हैं, ठीक है, मोलर मास, राउल्स लॉ से हम मोलर मास निकाल सकते हैं, आप पढ़े भी होंगे, तो अगर आप मोलर मास निकालिएगा तो ये मोलर मास या तो ज़्यादा आता है या तो थोड़ा कम आता है। अगर हम राउल्स लॉ का यूज़ किए और अगर मोलर मास हम निकालें और मेरा कम आ गया तो हम बोलेंगे ये नेगेटिव डेविएशन हुआ, और अगर ज़्यादा हुआ तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हुआ है। तो कहाँ पे नेगेटिव डेविएशन आपका होता है ये पूछा है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, बेंजीन प्लस टोलिन और हेक्सेन प्लस हेप्टेन। अब अगर आप मेरे से थ्रूली क्लास किए हैं इस चैप्टर का, हम सब कुछ बता चुके हैं, यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। इन दोनों का मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें आपका नेगेटिव डेविएशन शो होता है। बाकी यहाँ पे बेंजीन और टोल्यूइन ये आपका आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, आइडियल, ये आइडियल सॉल्यूशन है। हेक्सन प्लस हेप्टेन ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन है। इथेनॉल प्लस वाटर ये आपका पॉजिटिव डेविएशन देता है, पॉजिटिव डेविएशन। कुछ कुछ बातें आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज। मतलब अगर आप एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे NaCl को अगर आप वाटर पे मिला दीजिएगा जो आपका क्या है, वोलाटाइल है, तो उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना घटेगा, तो आपको पता होगा एलिवेशन होता है, बढ़ जाता है, हायर देन प्योर सॉल्वेंट। अगर आप मिला दीजिएगा तो मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। देखिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रही है तो वीडियोज़ पे एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए आप 12 नंबर क्या बोलता है, मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। मोलालिटी, मोलालिटी किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी, टेम्परेचर। आप जान पाइएगा मोलालिटी डिपेंड करता है मोल और किस पे, मास ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर बी। ये बार बार लिखा है, इसका यूनिट भी क्या होता है, मोल पर केजी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए ध्यान से, क्या बोलता है, वांट ऑफ फैक्टर निकालने बोला है K2SO4। देखिए पहले आपको तोड़ने सीखना होगा। चलिए K2SO4 हमको पता है कि K में होता है प्लस और SO4 में होता है 2 माइनस। मतलब ये कैसे टूटेगा, K में तो प्लस होता है, SO4 में होता है 2 माइनस, यहाँ पे कितना माइनस है, 2 माइनस, और यहाँ पे एक तो प्लस, मतलब 2 से गुना करना होगा, 2 से प्लस, तो इस प्रकार से टूट जाएगा। तो बोलिए बाद में कितना पार्टिकल होगा, टूट गया, तो बाद में यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, बाद में हो जाएगा 3, पहले कितना है K2SO4 एक तो है, तो इसका वन ऑफ फैक्टर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर सवाल आप 15 नंबर के सवाल को देखिए, क्या बोल रहा है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। मतलब कौन सा फैक्टर सॉलिड का घुलनशीलता को लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जब आप एक सॉलिड को लिक्विड में घोलिएगा तो क्या चीज़ प्रभावित उसको नहीं करेगा, क्या टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड एगिटेशन। देखिए सही आंसर ये है, आपको जब पढ़ाए थे तो हम वहीं पे नोट्स करवा दिए हैं कि जब आप एक सॉलिड को लिक्विड में घोलिएगा तो वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपका सॉलिड भी आपका प्रेशर से कंप्रेस नहीं होगा और लिक्विड भी नहीं होगा। लेकिन प्रेशर पे आपका, अगर आप लिक्विड को लिक्विड में घोलिएगा तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, अगर आप गैस को घोलिएगा लिक्विड में तब भी प्रेशर पे डिपेंड करेगा, जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो आप एक सॉलिड को घोलिएगा लिक्विड पे तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि ऑन मिक्सिंग मतलब मिलाने पर दो आइडियल लिक्विड को एंथैल्पी चेंज क्या होगा। एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग टू आइडियल लिक्विड्स। दो आइडियल लिक्विड को अगर आप मिलाइएगा तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा, और आइडियल सॉल्यूशन पे आप लोगों का एंथैल्पी चेंज डेल्टा H
ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। कोई भी एंथैल्पी चेंज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप ये सब पढ़े हैं मेरे से, ठीक है। सिंपल सिंपल सवाल ही आपको पूछता है, कुछ मॉडरेट पूछेगा जिसको रिवीजन हम जरूर करवाएंगे। चलिए इसके बाद 17 नंबर सवाल देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर से पूछा कि इसमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बोला है इस बार। सरफेस टेंशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है लेकिन वेपर प्रेशर नहीं है, ठीक है। फिर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बाकी विस्कोसिटी भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आप 18 नंबर सवाल को देखिए, द यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बताइए प्रेशर का यूनिट क्या होगा? तो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। कभी कभी हम एटीएम में भी इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए भी इसका आंसर होगा, एटीएम ये आपका यूनिट है और पास्कल इसका एसआई यूनिट है। तो ए और डी यहाँ पे सही होना चाहिए, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा प्रेशर का यूनिट एटीएम भी होगा और पास्कल भी होगा। चलिए अब 19 नंबर सवाल को देखिए क्या बोलता है, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ए सॉल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन। देखिए वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा अगर कहीं पे डिसोसिएशन हो रहा है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने जो भी वांट ऑफ फैक्टर निकाला उसमें डिसोसिएशन हो रहा था, मतलब पार्टिकल्स टूट रहा था। तो वांट ऑफ फैक्टर एक से ज़्यादा ही आया था। जैसे अगर कोई टूटेगा, कभी भी टूटेगा तो वहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? एक से ज़्यादा होता है। अगर कहीं पे जुड़ेगा जैसे एसोसिएशन, तो वहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू एक से कम होगा। तो ये सब बताए हैं, आप याद जरूर रखिएगा कि अगर एसोसिएशन हो जाए तो वो 1 से कम होगा आई का वैल्यू, और डिसोसिएशन पे 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आप 20 नंबर सवाल को देखिए क्या बोलता है कि विच सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाएगा? सही आंसर यहाँ पे इथेनॉल प्लस वाटर। याद रखिएगा, बाकी सभी चीज़ें हम आपको करवा चुके हैं। तो आपका 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चैप्टर के लिए हम रिवीजन के लिए करवा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे आपका केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन। इसी प्रकार के एमसीक्यूज हम आप लोग के लिए ले आएंगे। बाकी आज का कंटेंट आपको कैसे लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।